दिल्ली गवर्नमेंट के एस्पायरेशन प्रोग्राम में 23 मई 2020 को यह लेक्चर डिलीवर किया गया था और यह वीडियो उसी का एक रिप्रोड्यूस्ड वर्जन है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट के चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो है एग्रीकल्चर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंस के समय 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी अपनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। तो इस क्लास में आप एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स 1950 टू 1990 और साथ में उसके फीचर्स और उसके जो सॉल्यूशंस थे 5 ईयर प्लान्स के फॉर्म में और न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी की फॉर्म में, वो सब आप इसमें स्टडी करने वाले हैं। और एक बार डिटेल में सिलेबस देख लीजिए इस यूनिट का। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ाया आपको, और इस क्लास में मैं आपको एग्रीकल्चर की बात बताने वाला हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी प्रॉब्लम्स, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस क्लास में हम, और उसके बाद इंडस्ट्री की नेक्स्ट क्लास होगी और देन फॉरेन ट्रेड, और लास्ट में इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 की हम बात करेंगे। और इस तरीके से ये यूनिट 12 मार्क्स की फिनिश हो जाएगी। तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के टाइम क्या थे। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिपेंडेंस के टाइम, वो थी जमींदार सिस्टम। जमींदारी प्रणाली भारत में अंग्रेजों की देन थी। जमींदारी सिस्टम बेसिकली एक मिडिलमैन सिस्टम था। मिडिलमैन यानी बिचौलिया व्यवस्था थी। अंग्रेज जमीन का बड़ा हिस्सा किसी एक व्यक्ति को सौंप देते थे और उस बड़े हिस्से पर जिस व्यक्ति को वो सौंपी गई है उससे टैक्स वसूलते थे। वो व्यक्ति जमीन का मालिक बन जाता था, जमींदार कहलाता था, और जमींदार को उस जमीन पर टैक्स पे करना होता था और वो उस जमीन पर बाकी लोगों से खेती कराता था। जो लोग उस पर खेती करते थे उस जमीन पर, वो जमीन के मालिक ना होकर उस पर मजदूरी करते थे, तो वो मजदूर कहलाते थे। और क्योंकि जो लोग एक्चुअल में खेती कर रहे होते थे उस जमीन के हिस्से पर, वो उस जमीन के मालिक नहीं होते थे, तो उसमें प्रॉब्लम एक आती थी। वो थी कि जो पूरा जो सिस्टम था, इसमें जो खेती कर रहा है वो खेती करने वाला क्योंकि मालिक नहीं है, तो वो जमीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, यानी निवेश नहीं करता था जमीन में। तो उससे जो जमीन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती थी, उसकी उपज जो है पैदा करने की, पैदावार बढ़ाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग से मतलब है कि जो जोत का आकार था, जो जमीन थी, जो जो लोगों के, मैं जमींदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास अपनी जमीन होती थी, जो खुद की जमीन के मालिक होते थे, उनकी जमीन टुकड़ों में बटी हुई होती थी। अगर किसी के पास 4 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ जमीन का टुकड़ा एक ही जगह पर उसके पास नहीं होता था, बल्कि अलग अलग जगह खंडित, यानी फ्रेगमेंटेड उसका वो होता था, अलग अलग जगहों पर उसको मिलता था, जिसकी वजह से वो किसान जो है अच्छी पैदावार नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा खेत एक जगह नहीं था, तो वो वहां ट्यूबवेल नहीं लगा पाता था, वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाता था, और खेती के अन्य जो आधुनिक उपकरण है उनका प्रयोग नहीं कर पाता था। थर्ड प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी के सारे रीजन से ओल्ड टेक्नोलॉजी का होना, यानी पुरानी तकनीक थी, पुराने तरीकों से अभी भी खेती हो रही थी आजादी के समय तक भी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा जो है वो नहीं था, नहरों का विकास नहीं किया गया था देश में। उसके अलावा मानसून पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी, खेती जो है उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी प्रॉपर, तो मानसून अगर अच्छा होता था तो उस वर्ष फसल अच्छी हो जाती थी। अगर मानसून फेल हो जाए, किसी वर्ष बारिश अच्छे से ना आए, तो फिर वो फसल खराब हो जाती थी। मानसून यानी बारिश पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी खेती की। और आखिरी वो है डेट रिटर्न फार्मर्स। तो सारे किसान अमूमन जो जमीन के मालिक थे या फिर जो मजदूर थे जो किसी और की जमीन पे खेती करते थे, वो सभी कर्ज में डूबे रहते थे, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता था उस समय। तो वो टैक्स रेट ज्यादा होने में क्या होता था कि किसी वर्ष अगर मानसून फेल हो गया, यानी फसल अगर खराब हो गई, मानसून अच्छा नहीं हुआ, तो टैक्स तो फिर भी उतना ही पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से ज्यादातर किसान कुचक्र में फंस जाते थे ऋण के। लास्ट प्रॉब्लम वो है कि प्रमोशन टू कैश क्रॉप्स। तो जो फूड क्रॉप्स थी, फूड क्रॉप्स यानी कि फूड, जैसे कि अगर हम बात करें तो वीट,
या राइस, इस तरह की जो क्रॉप्स थी उनको प्रमोट नहीं किया जाता था, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, बल्कि कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन कॉटन या फिर नील यानी कि इंडिगो, ऐसी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था, क्योंकि ये यहाँ से खरीद कर विदेश में ब्रिटेन में भेज दी जाती थी, वहां इनकी आवश्यकता होती थी। तो कॉटन इंडिगो जैसी कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से देश में भुखमरी जैसे हालात हो गए। तो ये बंगाल का फेमिन यहाँ पे दिखा रखा है, फेमाइन जो है सूखा, यानी 1943 में ये पड़ा। ऐसे कई सूखे पड़े भारत में आजादी से पहले। इसमें दुर्दशा देखिए कैसे, ये देखिए भारतीयों की कैसी दुर्दशा है, भुखमरी, सूखा, भुखमरी में लाखों लोग, लगभग 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। ये बंगाल में सूखा पड़ा था और इसमें 20 से 30 लाख लोग मारे गए, स्टारवेशन यानी कुपोषण और भुखमरी की वजह से लोग मारे गए थे। तो ये हालत थी जब देश आजाद हुआ। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में आजादी के समय एग्रीकल्चर सेक्टर कितनी बुरी हालत में था। द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, यानी कि जो ब्रिटिश नीतियां थी वो शोषण को बढ़ावा देती थी। फंडामेंटल चेंज इन्होंने एक ला दिया हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, कि हमारी इकोनॉमी जो है फूड स्कैर्स इकोनॉमी बन गई, एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी से। सन 1700 और 1800 तक, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत एक एक्सपोर्ट सरप्लस देश हुआ करता था। हम हैंडीक्राफ्ट्स भी और साथ में फूड प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी नीति को अपनाया जो कि एक्सप्लोइटेटिव थी नेचर में, यानी कि वो शोषक थी। अपने उस नीति के तहत भारत फूड स्कैर्स इकोनॉमी बन गया, जहां भोजन की कमी थी, क्योंकि ज्यादातर यहाँ कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जाने लगा। और जब देश आजाद हुआ तो भारत को अंग्रेजों ने इस हालत में छोड़ा कि भारत में फूड की बहुत कमी थी, लोगों को पेट भरने के लिए भी ग्रेन नहीं मिल पाता था, तो यूएसए से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन। उसके अलावा और प्रॉब्लम्स थी कि हमारे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक थी वो बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी हमारी पारंपरिक खेती की तकनीक थी, जबकि दुनिया में बहुत बदलाव आ चुके थे। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये देखिए सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक पुरानी तकनीक है। आधुनिक तकनीक है ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना, और किसान यहाँ हल जोत रहा है, जबकि आधुनिक तकनीक है ट्रैक्टर का यूज करना। किसान महाजनों पर, सूदखोरों पर निर्भर है अपने ऋण के लिए, उसको बैंक की सुविधा नहीं मिलती। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, छोटे छोटे से खेत हैं, उनमें जो आधुनिक तकनीक है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मॉनसून पर बहुत ज्यादा निर्भरता है कि अगर मॉनसून खराब हो गया तो फसल पूरी खराब हो जाएगी। ये सब समस्याएं थी। इसके बाद देश में 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, मैंने पिछली क्लास में आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1951 की हम बात कर रहे हैं। तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय क्या माना जाता था, कि क्यों एग्रीकल्चर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता था। मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया कि एग्रीकल्चर इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि देश की 85% आबादी जो है, यानी 85% पॉपुलेशन जो थी कंट्री की, वो डिपेंड करती थी किस पे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन बसर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल में सबसे पहला लार्जेस्ट शेयर था नेशनल इनकम में। तो एग्रीकल्चर का शेयर वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा भी, कि कैसे एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो चेंज होता गया जीडीपी में और साथ ही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। तो जब देश आजाद हुआ तो नेशनल इनकम में सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर का होता था। धीरे धीरे फिर ये बाद में कम भी हुआ। लार्जेस्ट शेयर एम्प्लॉयमेंट में भी था, ये रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था एग्रीकल्चर सेक्टर जो है। उसके अलावा बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि यहीं से लोगों की जो है इनकम जनरेट होती थी, और वो जो इनकम जनरेट होती है उसी से डिमांड एक्चुअली क्रिएट होती है। डिमांड फॉर व्हाट? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विसेज सेक्टर में प्रोड्यूस होते थे, तो उनकी डिमांड जनरेट होती है उसके लिए। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। साथ में इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेन ट्रेड में। एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री थी जब देश आजाद हुआ, तो मोस्टली जो एक्सपोर्ट होता था वो एग्रीकल्चरल गुड्स का ही होता था। लास्ट पॉइंट है कि मेजर पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो मोस्टली कहाँ से आती थी? वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती थी। तो फूड ग्रेन्स जो है वो मेजर शेयर क्रिएट करते हैं कंजम्पशन का, क्योंकि देश गरीब था तो देश में लग्जरी आइटम्स की सेल इतनी ज्यादा नहीं थी, बल्कि फूड ग्रेन्स पे ही ज्यादा एक्सपेंडिचर होता था। और वो फूड ग्रेन्स कहाँ से आते हैं? वो फूड ग्रेन्स मिलते हैं
एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अभी तक आपने जाना कि कैसे जब देश आजाद हुआ तो देश में एग्रीकल्चर सिस्टम जो था, सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। एक क्वेश्चन आपके लिए, विच इज नॉट अ मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की 1950 में निम्न में से कौन सी एक मेन प्रॉब्लम नहीं थी। आंसर इज डी, ओवर प्रोडक्शन नहीं था, बाकी तो सारी प्रॉब्लम थी ही। लो प्रोडक्टिविटी भी थी, पुअर टेक्नोलॉजी भी थी, मॉनसून डिपेंडेंस भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। तो जब देश आजाद हो गया उस समय आपने देखा कि जमींदारी, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी देश में। तो उन सब का देश में क्या करना था, समाधान करना था। तो सबसे पहला समाधान क्या किया गया कि जमींदारी का अंत किया गया। जमींदारी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या था, एक मिडिलमैन मेथड था। मिडिलमैन यानी बिचौलिए जो है वो राज करते थे जमीन के ऊपर, मिडिलमैन। तो वो बिचौलियों की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया कि किसान को भूमि दे दो, जो जिस हिस्से पर, जमीन के जिस हिस्से पर, जिस पीस ऑफ लैंड पर जो टिलर था, टिलर यानी कि जो खेती कर रहा था, जो किसान था, वो जमीन उसी को दे दी, उसका मालिक उसी को बना दिया गया। जमींदार का जो सिस्टम था कि एक बहुत बड़ी जमीन पर जमींदार मालिक होगा और वो बाकी लोगों से मजदूरी करा रहा होगा, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो संविधान का 1951 में पहला संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत ये क्लॉज जोड़ दिए गए, इसमें 31A और 31B, ये 31A आर्टिकल और 31B ये इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के पूरे प्रावधान किए गए। उसके अलावा लैंड सीलिंग जो है ये साथ के साथ कर दिया गया। लैंड सीलिंग यानी अधिकतम भूमि सीमा जो है ये कर दिया गया, किसी एक व्यक्ति के पास निश्चित कर दिया कि इससे अधिक जमीन नहीं हो सकती। तो पहले क्या होता था, कुछ लोग अमीर होते थे, उनके पास में, किसी के पास कई कई सौ बीघा जमीन होती थी और ज्यादातर किसान ऐसे होते थे जिनके पास 1 बीघा जमीन भी नहीं होती थी। तो ऐसे में मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड डिसाइड कर दिया कि किसी किसान के पास में अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। तो अगर किसी के पास ज्यादा थी तो सरकार उससे एक्वायर कर लेती थी और गरीबों में बांट देती थी। और तीसरा बड़ा काम जो किया गया वो था चकबंदी, जिसे हम कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन। आपने पढ़ा अभी पीछे की प्रॉब्लम थी इंडिया में, वो थी फ्रेगमेंटेड लैंड की, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की प्रॉब्लम थी। यानी जो जमीन थी लोगों के पास में, छोटे छोटे किसानों के पास भी, वो बटी हुई थी, उस टुकड़ों में उनके पास हुआ करती थी वो। अगर किसी के पास 5 बीघा जमीन भी है मान लीजिए, तो 5 बीघा जमीन भी सपोज 3 हिस्सों में बटी हुई है, कहीं 1.5 बीघे का खेत है, कहीं 2.5 बीघे का खेत है और कहीं 1 बीघा का खेत है, तो वो भी अलग अलग जगह बटी हुई है। तो किसान आसानी से उसमें जो आधुनिक तकनीक है खेती करने की उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं जुटा पाता था, क्योंकि अगर उसको सिंचाई की व्यवस्था जुटानी है, आधुनिक ट्यूबवेल वगैरह लगानी है, तो उसको तो 3 जगह ट्यूबवेल लगानी पड़ेगी, तो वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनका धीरे धीरे समाधान किया गया कि लैंड कंसोलिडेशन किया, कि जमीन के अगर किसी के अलग अलग टुकड़े हैं तो उनको इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके एक किसान को एक ही स्थान पर सारी जमीन दे दी गई, जिससे कि उसके लिए आसान हो जाए खेती करना। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार निम्न में से कौन सा नहीं है। तो बी यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये नहीं है। ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जिसकी बात हम करेंगे अलग से नेक्स्ट क्लास में, वो है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वहां का एक सॉल्यूशन है। उसके बाद में अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक सॉल्यूशन था भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताई हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ही स्टैग्नेंट एक सेक्टर था। स्टैग्नेंट मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि फूड स्कैर्स इकोनॉमी इंडिया बन गया था, कि खाने के लिए भी प्रॉब्लम थी, यहाँ खाने के लिए यानी फूड ग्रेन्स की भी कमी हो गई थी, वो भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो यहाँ इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये निकाला गया कि न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी जो है उसको अडॉप्ट किया गया इंडिया में। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है, ये 1961 में इसको अडॉप्ट किया गया इंडिया में। और इंडिया को इसके अलावा और कोई सोल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि इंडिया को मैसिव इंक्रीज की जरूरत थी फूड प्रोडक्शन की, क्योंकि इंडिया में फूड की स्कैरिसिटी थी और स्टैग्नेशन थी। तो स्टैग्नेशन जिसे बेसिकली हम हिंदी में ठहराव कहते हैं, फूड ग्रेन्स का, या फिर ये कहिए कि एग्रीकल्चर का ओवरऑल प्रोडक्शन इंडिया में नहीं बढ़ पा रहा था। उसको तेजी से बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, ताकि लोगों की इनकम जो है वो बढ़ाई जा सके और फूड की स्कैरिसिटी को खत्म किया जा सके। इसके लिए कुछ जो मेजर स्टेप्स लिए गए, उनमें
मेजर इनिशिएटिव जो थे उसमें सबसे पहला था यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी ऐसे सीड्स का यूज किया गया जिसकी आउटपुट जो है वो ज्यादा हो। वो ऐसे सीड्स यूज किए गए जिससे सेम पीस ऑफ लैंड, यानी खेती की उतनी ही जमीन में अब ज्यादा पैदावार की जा सके। लेकिन ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, इनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट थी। इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इनमें केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना होता था, इसमें पेस्टिसाइड को यूज करना होता था। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक की कोई दवाई ऐसी यूज करनी होती थी जिससे खेत में लगने वाले सारे कीड़े जो है वो नष्ट किए जा सके। उसके अलावा एडिकेट इरिगेशन फैसिलिटीज, एडिकेट वर्ड यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, तो पानी जो है, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं इनमें पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होती है, तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इंटेंस रिक्वायरमेंट है, तो एडिकेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए उसके लिए खेत में, तो उसकी व्यवस्था की गई। और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब बैंक से या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो है वहां से लोन प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को, ताकि वो जो मिडिलमैन फार्मर जो ये सॉरी जो महाजन जो होते हैं इनके ऋण के कुछ चक्र में ना फंसे। और साथ में फर्टिलाइजर सब्सिडी, उर्वरक पर सब्सिडी दी गई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहायकी। तो उर्वरक सस्ता हो जाए, क्योंकि उर्वरक भी इसमें काफी इस्तेमाल करना था। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे आपको बताया गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इसमें काफी होना था, तो अगर फर्टिलाइजर महंगा होगा तो फार्मर्स उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहायकी। तो ये सारे प्रावधान उसमें किए गए हरित क्रांति में, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी बेसिकली बोलते हैं। तो न्यू NAS शॉर्ट में मैं इसको यूज करूंगा। NAS 1961 में इसको अडॉप्ट किया गया और 1965-66 के अराउंड इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट भी रहे जिन्होंने इसमें लीडिंग रोल प्ले किया, उनकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ देखिए न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी NAS में बेसिकली किन चीजों की जरूरत पड़ी? HYV सीड्स, ऐसे सीड्स को यूज किया गया जिनकी आउटपुट ज्यादा होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज किया गया, ज्यादा खाद इस्तेमाल की गई जो एक देसी खाद थी जिसे हम मैन्योर बेसिकली कहते हैं। उसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनको यूज किया गया, साथ में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया गया। एडिकेट इरिगेशन, जो मैकेनाइज्ड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको यूज किया गया। मॉडर्न टेक्निक, ट्रैक्टर्स वगैरह का और अदर जो टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं उनको यूज किया जाने लगा। और साथ में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी कि बैंक्स जो हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जाने लगा। मैं आपको बता दूं 1975 में इंडिया का रीजनल रूरल बैंक RRB जिसे हम कहते हैं RRB को यहाँ पे इंडिया में स्टैब्लिश किया गया। साथ में 1969 में जो बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन भी किया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि जो लोन है लोन इजीली प्रोवाइड किए जा सके प्रायोरिटी सेक्टर को। और नेचुरली जो एग्रीकल्चर था वो उस टाइम जब NAS को अडॉप्ट किया गया तो उस टाइम प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता था एग्रीकल्चर को। तो इससे क्या फायदा हुआ कि मैसिव राइज हुआ प्रोडक्शन में, किसके? व्हीट और राइस के। ये दो फसलें थी जिनका प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से एकदम से बढ़ा। क्वेश्चंस हैं आपके लिए। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी इज अनदर नेम ऑफ NAS, किसका नाम है? ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम है। और ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा किसमें सक्सेसफुल हुई, कौन सी क्रॉप्स के लिए? ऑप्शन ए, यानी व्हीट एंड राइस के लिए सक्सेसफुल हुई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी यानी NAS के सक्सेसफुल होने में। उसमें एक नाम, बड़ा नाम, पूरी दुनिया में फेमस है, ये नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला 1970 में, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड को हंगर फ्री बनाने में मेजर रोल उन्होंने प्ले किया। क्या बनाने में? हंगर फ्री बनाने में, हंगर फ्री वर्ल्ड बनाने में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। साथ में इनको और भी प्राइजेस मिले हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है उनको, और पद्म विभूषण इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको दिया है। उनका जो रोल था इम्पोर्टेंट इंडिया को हंगर फ्री बनाने में, उसके लिए। और ये नॉर्वे में इनका जन्म हुआ 1914 में, और इन्होंने काफी कुछ किया अपनी लाइफ में। इन्होंने PhD की थी प्लांट पैथोलॉजी में 1942 में। उसके बाद इन्होंने मैक्सिको में काफी अपनी लाइफ स्पेंड करी है, मैक्सिको में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और ये हमारे इंडियन हीरो हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन
जो इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी कहते हैं इंडिया में, और 1925 में इनकी बर्थ हुई। एक इंडियन जेनेटिसिस्ट हैं ये, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं ये। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज और पद्म विभूषण पुरस्कार इनको भी प्राप्त है। ये यहाँ इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके साथ MS स्वामीनाथन कुछ उनको समझाते हुए। 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया। ध्यान रखिएगा, आप NCERT जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस बारे में आपको बताया जाएगा 2 फेजेस में क्यों किया गया। क्योंकि कंट्री जो थी हमारी वो गरीब थी, इट वॉज अ पुअर कंट्री, और पुअर कंट्री में इट इज नॉट इजी। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मेजर स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको एक्सेप्ट कर पाना, उनको स्प्रेड कर पाना, उनको पॉपुलर कर पाना इजी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फ्री में नहीं मिलेंगे, उस पर पैसे खर्च होंगे। केमिकल फर्टिलाइजर, उस पर भी पैसे खर्च होंगे। इरिगेशन की अगर हम बात करें, मैकेनाइज्ड इरिगेशन की, उस पर भी पैसे खर्च होंगे। मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है उस पर भी पैसे खर्च होंगे। भारत के किसानों के पास इतना पैसा नहीं था, वो तो गरीब थे। तो इसको फेजेस में किया गया। फर्स्ट फेज में इसको उन स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया जो स्टेट रिलेटिवली बाकी स्टेट से थोड़े से रिच हैं, जहां के किसान थोड़े बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़े अमीर हैं। तो इनिशिएटिव जो है, क्योंकि इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, ज्यादा निवेश की जरूरत थी, तो इसको फेजेस में किया गया। फर्स्ट फेज था मिड 1960, यानी लगभग 1965 से 1975 का समय जो था, उसमें इसको इंप्लीमेंट किया गया 3 स्टेट्स में, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। यहाँ इन 3 स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि ये 3 स्टेट्स रिलेटिवली बेटर हैं, एफ्लुएंट स्टेट्स हैं, समृद्ध हैं राज्य बाकी राज्यों की तुलना में। उसके बाद में सेकेंड फेज जो था वो था मिड 1970, यानी लगभग 1975 से 1985 का जो दौर आया, उसमें ये पूरे देश में फैल गया। पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि पहले जो 3 राज्य थे उनमें इसके परिणाम सकारात्मक आए। बहुत तेजी से गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, और लगा कि हाँ, भारत में जो फूड की जो कमी है, फूड स्कैरसिटी जो है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो उस फूड स्कैरसिटी का एक सॉल्यूशन मिल गया इंडिया की गवर्नमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन की फॉर्म में। तो एक बार फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। ये जो यहाँ आपसे मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपने देखा है कि जो पूरा जो आपका CBSE का एग्जाम पैटर्न है, उसमें 20% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इस बार 2021 का जो आपका CBSE का एग्जाम होगा उसमें। तो 20% यानी 16 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में होंगे, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में ग्रीन रेवोल्यूशन में कोई मेन इनिशिएटिव नहीं था। इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर काफी इसमें एफर्ट किया गया था। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कैसे, यहां देखिए आप, इससे फायदा क्या हुआ। एक तो फॉरेन डिपेंडेंस जो है वो फिनिश हो गई। फॉरेन डिपेंडेंस क्यों? क्योंकि हम कहां से फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे? USA से हम फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे। जो देश अपने खाने के लिए अन्न भी पैदा ना कर सके तो वो तो दूसरे पर निर्भर रहेगा, और ऐसी डिपेंडेंस कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि दूसरी कंट्री जहां से हम फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप समझिए कि 5 ईयर प्लान के बारे में जब हम बात कर रहे थे, वहां मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिलायंस किसी भी कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है। तो 5 ईयर प्लान की फॉर्मेशन में हमारा भी ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस। तो फूड, जब तक हम फूड रिलायंट नहीं होंगे, अपने लायक खुद हम फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो सेल्फ रिलायंट बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसे में आप देखिए नेक्स्ट, एलिमिनेट फूड स्कैरसिटी। फूड स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म कर दी हमने। कंट्रोल्ड प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन के जो प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़ते थे, बहुत महंगाई होती थी जब जब फसलें खराब हो जाती थी। अगर किसी वर्ष मॉनसून खराब हो गया, फसलें अच्छी नहीं हो पाई, फूड का प्रोडक्शन कम हुआ, तो प्राइसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब फूड का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लगा था, तो स्कैरिसिटी नहीं थी, तो फूड की प्राइसेस भी कंट्रोल थे। और नेक्स्ट है बफर स्टॉक, ये बनाया गया भारत में पहली बार। क्यों? क्योंकि बफर स्टॉक जो है बेसिकली ये इसलिए बनाया गया कि कभी किसी वर्ष युद्ध हो जाए या फसल खराब हो जाए, तो ऐसे में अगर फूड का प्रोडक्शन अफेक्ट भी हो रहा है, तो उस बफर स्टॉक में से, ये एक ऐसा स्टॉक था, स्टोरेज था बेसिकली, वो जो स्टोरेज है उस स्टोरेज में से हम क्या करें कि बफर स्टॉक में से खाना निकालें, वहां से फूड उसमें से निकाल लें बफर स्टॉक में से, और लोगों को बांट दें।
तो ये बफर स्टॉक बेसिकली एक स्टोरेज थी फूड की, सरप्लस फूड को हम यहाँ स्टोर कर लेते थे, तो वो इंडिया में पॉसिबल हुआ बनाया जाना। ये एक पिक्चर में दिखाया गया है, ये आपके एनसीईआरटी से इसको मैंने पिक्चर को यहाँ पे लेकर के इसमें शो किया है। एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी एनएएस जो था, उसके सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया में फार्मर जो थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, इनकम उनकी इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से अब उनका जो एक एटीट्यूड था वो भी चेंज हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, इंडिया में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी, उत्पादकता बढ़ गई। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई किसमें, एग्रीकल्चर में, इनकम भी बढ़ गई लोगों की। और क्योंकि इनकम बढ़ गई लोगों की, तो उसमें लोग अब क्या है, मार्केटेबल सरप्लस है लोगों के पास में, और बफर स्टॉक भी पॉसिबल हो गया। मार्केटेबल सरप्लस क्या है, बेसिकली मार्केटेबल सरप्लस है कि जब किसान इतना फूड प्रोड्यूस करे कि जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, और कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे जिसे कि वो मार्केट में बेच सके। तो वो हिस्सा जो मार्केट में वो बेचता है, उसी को हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। सरप्लस यानी अधिशेष, एक्स्ट्रा जो है, और मार्केटेबल यानी जिसको मार्केट में बेचा जा सके। तो विपणित अधिशेष क्या है, मार्केटेड सरप्लस क्या है, बेसिकली उसके बारे में यहां बात कर लेते हैं। मार्केटेड सरप्लस क्या है, वो ऐसा पोर्शन है जो किसी फार्मर ने प्रोड्यूस किया और सेल किया। सेल कहां किया, मार्केट में, आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंजम्पशन, अपनी खुद की कंजम्पशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा है जो उसने मार्केट में बेच दिया, तो एक्स्ट्रा वाला वो मार्केटेड सरप्लस कहलाता है। और ये सीबीएसई में इसी वर्ष यानी 2020 में ये सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायकी क्या है सब्सिडीज में। मैंने आपको बताया कि ये जो सब्सिडी है वो दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये दी जाती थी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी जिसको हम कहते थे, और केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी इसलिए देते थे क्योंकि फर्टिलाइजर अगर महंगा होगा तो किसान उसको नहीं खरीद पाएगा और यूज भी नहीं कर पाएगा, जबकि एनएएस में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो सब्सिडी क्या है, ये एक मॉनेटरी बेनिफिट है। बेसिकली क्या है, ये मॉनेटरी बेनिफिट है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होते हैं, इन दोनों के लिए किसी भी गुड का या वो बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, मार्केट से लोअर प्राइसेस पे कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर सपोज केमिकल फर्टिलाइजर का एक पैकेट 500 रुपीज का था, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 25%, तो वो 500 रुपीज का जो पैकेट है वो 25% यानी 75% रेट पर, 25% डिस्काउंट पर वो फार्मर को मिल जाएगा। तो 375 रुपए में उसको बेसिकली वो पैकेट केमिकल फर्टिलाइजर का मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया 2020 के एग्जाम में। और अब कुछ पॉइंट्स कि सब्सिडी जो है बेसिकली कुछ लोग इसको अपोज भी करते हैं कि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो दोनों तरह के विचार हैं। आप सीबीएसई एग्जाम के लिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझें कि सब्सिडी के फेवर में और सब्सिडी के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स हैं। साथ ही आपको एनसीईआरटी में भी इस बारे में काफी डिटेल में समझाया गया है। तो सब्सिडी की अगर हम बात करें तो फेवर में जो पॉइंट्स हैं वो ये कि मोस्ट फार्मर जो हैं, अगर मैं बात करूं आज भी फार्मर जो है बहुत अमीर नहीं है, ज्यादातर पुअर ही है इंडिया में। तो वे सब्सिडी के बिना इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इनपुट क्या, इनपुट है जैसे अगर हम बात करें तो HYV सीड्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर ये, या फिर अगर हम बात करें इरिगेशन में भी वहां भी सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली पर सब्सिडी मिलती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सब्सिडी के, तो ये इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के। अगर सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो बिजली महंगी है तो किसान इरिगेशन फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर फर्टिलाइजर पर सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट तो महंगा होगा, तो किसान जो है छोटे मोटे किसान वो इनको नहीं खरीद पाएंगे। HYV सीड्स जो है वो भी अगर महंगे होंगे तो किसान नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ देखिए अधिकांश किसान गरीब हैं और सब्सिडी के बिना वो निवेश नहीं कर सकते। तो सब्सिडी खत्म करने से क्या होगा, अमीर और गरीब किसानों के बीच की असमानता बढ़ जाएगी। सब्सिडी विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं सहायकी का, कि सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए कंट्री में। उनका मानना है
कि सब्सिडी जो है उनका रोल कंप्लीट हो चुका है। इनिशियली 1961 में NAS को हमने अडॉप्ट किया, जब उसके अलावा जब मिड 1960s में अगर हम बात करें, मिड 1960s या 1970s की बात करें, शुरुआती दौर था जब फर्स्ट फेज में हम इसको NAS को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो उस समय हो सकता है कि किसान गरीब थे और किसानों से सब्सिडी खरीदा जाना सब्सिडी सॉरी ये जो इनपुट से इनको खरीदा जाना आसान नहीं था सब्सिडी के बिना। लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है, सब्सिडीज अपना काम कर चुकी हैं, लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, लोग HYB सीड्स भी यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं, साथ में पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, इरिगेशन फैसिलिटीज, हर चीज यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया है, तो अब इसको क्या करना चाहिए, ये जो है इसको फार्मर्स जो अमीर हैं वो ज्यादा फायदा क्योंकि इसका उठा रहे हैं, गरीब इतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और सरकार का जो खर्च है सब्सिडी पर बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे अब इसको फेज आउट कर देना चाहिए, धीरे धीरे सब्सिडी को हटा देना चाहिए। डिसएडवांटेजेस हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। अभी तक तो आपने सारे फायदे ही फायदे देखे कि वीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन था वो मैसिवली इंक्रीज हो गया, बफर स्टॉक की क्रिएशन होगी इंडिया में, और इंडिया फूड स्कैरिसिटी से बाहर निकल आया, फॉरेन डिपेंडेंस से बाहर निकल आया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नुकसान भी है, ये फायदों के कंपैरिजन में थोड़े छोटे हैं, तो फायदे ज्यादा हैं नुकसान कम है। लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि एडवांटेज तो बताना बहुत आसान है, सबको याद है, रटे हुए होते हैं। पहला नुकसान, देयर वाज डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP। ग्रीन रेवोल्यूशन हुई और उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है GDP में वो घट गया, लेकिन वर्क फोर्स में नहीं घट पाया। ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं एक्स्ट्रा, 2 पाई चार्ट बना करके। यहां देखिए कि वर्क फोर्स में जो है पहले 67.5% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, और 1990 में 64.9% इतने लोग 1990 में भी काम कर रहे थे। ये वर्क फोर्स में तो नहीं घटा, लेकिन GDP में घट गया। GDP में इसका जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो बहुत तेजी से घटा। पहले जहां 70% के करीब इसका शेयर था, वो 1990 के आते आते वो करीब 35% शेयर इसका रह गया। तो अब ज्यादा लोग मिलकर के भी कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। बेसिकली क्या कम हो गया है यहाँ पे एग्रीकल्चर में, ये सब होने की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है, लेस हो गई है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, संसाधनों का अधिक दोहन, क्योंकि ज्यादा हम यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जिससे कि सोयल का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। सोयल डिग्रेडेशन, तो सोयल काफी वो मिलावटी हो गई है, उसमें काफी केमिकल उसमें मिक्स हो गए हैं, जिससे कि एक अलग तरह की बीमारियां भी अब आ रही हैं सामने, और लोगों की हेल्थ पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सारे नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। क्वेश्चंस हैं आपके लिए कुछ। द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिटवीन, ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फेज मैंने आपको बताया था कि मिड 1960 से मिड 1970s तक था, तो करेक्ट आंसर है बी, 1965 टू 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडिया USA से इंपोर्ट किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सब्सिडी इंक्रीजेस द इफेक्टिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये गलत है। सब्सिडी की वजह से इफेक्टिव प्राइस जो है इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 8, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज सी। इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट aspiration_economics पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, गुड लक।